अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद का मौका है, तो मैंने अपने तमाम दोस्तों को कोशिश की है कि ईद मुबारक कहें, और बाकायदा ना सिर्फ ये कि उन्हें राब्ता करके ईद मुबारक कहें, बल्कि उनके साथ अच्छी सी गपशप भी लगाएं, चाहे वो दूर हैं चाहे वो पास हैं। तो ऐसी ही मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त और बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट शिफा यूसुफ जई हमारे साथ आज मौजूद हैं। आइए उनसे थोड़ी चिट चैट भी करते हैं और ज़रा हाल बात जानते हैं उनके बारे में। बड़ी यहाँ पे चमगोइयाँ भी हो रही हैं कि वो किधर चली गई अचानक, तो ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शिफा, अस्सलाम वालेकुम, और कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बेहतरीन बेहतरीन। और आपको बहुत ईद मुबारक हो। एक तो इतनी दूर हाँ, आप आपको बैठी भी। अकेले अकेले आपको ईद भी। बना रही हैं। अकेले अकेले ईद मना रहे हैं, ये बिल्कुल इन मुल्कों को कहते हैं मीठी जेल। ये है ना? मीठी जेलें हैं सारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप आ तो जाते हैं और आप शायद बहुत अच्छा कभी कमाने भी लग जाए, बहुत अच्छा आप ग्रोथ भी अचीव कर लें, लेकिन जो एक चीज जो आपको कभी यहाँ पर मुयसर नहीं आ सकती, वो आपके वो रिश्ते हैं जो पाकिस्तान में ही हैं, और वो पाकिस्तान में ही होंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वैसे आप हैं कहाँ? क्योंकि यहाँ तो बड़ी खबरें भी फैली हुई थी कि पता नहीं कोई अंडर प्रेशर आ गई हैं, शिफा भी इसलिए मुल्क छोड़ गई हैं, या क्या हो गया है। तो कुछ बताएं, किधर हैं और कितनी देर के लिए हैं, और क्यों अचानक से आप मीडिया भी छोड़ गई? पाकिस्तान में आप अच्छा खासा शो कर रही थी और फिर अब वो भी नहीं कर रही। तो ये क्या मामला है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मीडिया के साथ भी हमेशा कनेक्शन रहेगा, पाकिस्तान के साथ तो ऑफ कोर्स रहेगा। पेरेंट्स मेरे पाकिस्तान में होते हैं, फैमिली पाकिस्तान में है। मैं यहाँ पर एक्चुअली एक बड़े एक और गोल के लिए आई हूँ। देखिए, कुछ गोल्स हैं जो पाकिस्तान के हवाले से हैं। जब हम जर्नलिज्म में आए थे, हमने सोचा था भाई अच्छी खबरें सुनाएंगे या बुरी खबरें भी सुनाएंगे तो लोगों को कुछ उम्मीद देंगे, कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट करेंगे कि जिससे अवाम का नुकसान हो रहा हो, ताकि हमारे डिसीजन मेकर्स जो हैं वो उसके ऊपर सोच और वो उसके ऊपर जरा नजरसानी करें कि भाई इस चीज से अवाम का नुकसान हो रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो वहां पर भी जब थे तो मुल्क का सोच के आए थे। यहाँ पर भी जब मैं आई हूँ तो अभी मेरा गोल असल में पाकिस्तान ही है, और मुल्क का ही सोच कर आई हूँ। और आप अपनी ग्रोथ भी अचीव करते हैं तो भी आपके मुल्क का भला होता है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर मेरा एक और इस वक्त एम ऑब्जेक्टिव है, और वो इंशाल्लाह मैं अनकरीब अनाउंस करूंगी। अभी उसके बारे में कंफर्मेशन मुझे नहीं मौसूल हुई, लेकिन हैविंग सेड दैट, वो जो प्रेशर वाली बात है वो मुझसे भी बड़े लोगों ने पूछा, सवाल किया, अब कोई प्रेशर है, शो बंद हो गया, आपका क्या हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, और हमारे जो मैनेजमेंट थी चैनल की वो भी उसको बड़ा सराहती थी। उन्होंने भी यहाँ पर मुझसे पूछा, आप कब आ रही हैं, आपका चैनल और आपका प्रोग्राम आपको मिस कर रहे हैं, आप आ जाएं। सो नहीं, पाबंदी वगैरह का भी कोई सीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। प्रेशर आते रहे, लेकिन उस नौयत का प्रेशर अभी नहीं आया था कि मेरा शो बंद हो जाता। साथ ही ये है कि प्रोग्राम मेरा चलता रहा। ऑफ कोर्स ये एक डिफिकल्ट डिसीजन जरूर था कि ऐसी जगह पर आपने आकर एक तरीके से एक गैप लेना है या एक फुल स्टॉप लगाना है, जहां पर आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, आप का नाम भी बन गया, आप जाने भी जाते हैं, आप लोगों में जरा पहचान भी हो गई है। तो लोग अगर हार रहे हो किसी जगह से और गेम से निकल जाए तो वो तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप जीतने वाले घोड़ों में शुमार होते हो या आप अच्छे दौड़ने वाले घोड़ों में शुमार होते हो और फिर आप रेस से बाहर हो, या आपको लगे कि भाई अब ये वक्त आया है कि रेस से जरा थोड़ी अरसे के लिए जरा थोड़ा सा साइड पे होते हैं और कुछ और चीजें करते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल नहीं, डिसीजन लेकिन था। आप लेकिन मुश्किल साथ ही डिसीजन साथ लेने ये भी वालों है में से हैं। कि आप स्ट्रॉन्ग नर्व्ड खातून हैं, और हमारी आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। आपने जो भी जैसे भी अपने गोल्स अचीव करने हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद भी करे और आपको ढेरों ढेर कामयाबियां अता करे और आसानियां भी अता करे आपके लिए। लेकिन क्या शिफा, कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है देख के? जब आप स्पेशली बाहर आते हैं, बाहर आप एक अलग दुनिया देखते हैं। आप पहले भी बहुत घूमी हुई हैं, कोई जाहिर है फर्स्ट टाइम तो नहीं आई, लेकिन जाहिर है एक कंपैरिजन ड्रॉ होता है कि जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, और खासतौर पर मीडिया इंडस्ट्री को लेकर के जो मामलात हैं, उसके बाद बाहर जब आप जाके खुली फिजा में सांस लेते हैं, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती है कि क्या हमने अपने मुल्क को बना दिया है? क्या फीलिंग्स क्या होती हैं? हाँ, देखिए, बचपन में जब हम बाहर आते होते थे मुल्कों में ना, तो हमें खुशी का एक होता था कि भाई छुट्टियां मनाने आए हैं, कजन्स के पास आए हैं या फ्रेंड्स के पास आए हैं, मुलाकातें होंगी, खुशियां होती थी। अब जब भी मैं बाहर गई हूँ, और ये अब से बात नहीं कर रही मैं बड़े अरसे से जब मैं बाहर जाती हूँ या किसी ऐसी जगह पर जाती हूँ जो डेवलप्ड होती है, इंडोनेशिया हो गया या यूएस हो गया या इंग्लैंड हो गया,
दुबई हो गया फॉर दैट मैटर, इस किस्म की जो डेवलप जगहों को देखकर मुझे दुख बहुत होता है ऑनेस्टली। मतलब मुझे वो ट्रिप की एक्साइटमेंट मारी जाती है, और ये मैं कंपैरिजंस में लग जाती हूँ दिमाग में कि भाई इनकी सड़कें ऐसी हो सकती हैं, इनकी ट्रैफिक ऐसी हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? भाई यहाँ पर इतने सख्त कवानीन है तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, लोगों को ये लगता है कि हम आजकल शायद कवानीन की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, और पहले वक्तों में हम कवानीन के शायद खिलाफ थे और हमारी कोई पोजीशन डिफरेंट थी। कुछ चीजों पर पोजीशन जाहिर है मेरी कुछ डिफरेंट थी, जो कि मैं तो इसको तस्लीम करती हूँ। मुझे कोई इसमें यार नहीं है कहने में कि मेरी पोजीशन कुछ चीजों के ऊपर इतनी क्लियर नहीं थी जितनी आज है। लेकिन कवानीन का सख्त होना का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सप्रेस करना या ऑपरेशन की तरफ आप चले जाएं। कवानीन के सख्त होने का मतलब ये है कि कानून के मुताबिक हर एक को सजा हो, जो उसने गलत किया है उसकी उसको हर्जाना या खमियाजा भुगतना पड़े। सख्त कवानीन दुबई में भी है। आप वहां स्कूल की बस को टक्कर मार दें, हल्की सी अगर आपकी गाड़ी उसके साथ टच जाए, तो वही जुर्माना शुर्माना कुछ नहीं है, आप सीधा डिपोर्ट, सीधा सीधा डिपोर्ट। तो ये मुझे मेरी कजन ने बताया जो वहां पर रहती हैं कि यहाँ पर हमारे ये कवानीन है। अच्छा, इसी तरह वहां पर दुबई का ही अगर हम गल्फ कंट्रीज में वैसे कवानीन यहाँ यूके यूरोप वगैरह से भी ज्यादा सख्त हैं। यहाँ पर हालांकि लंदन के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा कैमरे जो है वो लंदन में लगे हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन क्राइम यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी मगिंग होती है, फोन स्नैचिंग होती है। दुबई का ये है, मैं बता सकती हूँ, दुबई हो गया, ये हो गया, कतर हो गया, ये सारे जो गल्फ के है ना हमारे, जीसीसी कह लें, ये कह लें, ये सारे ममालिक, इनमें रात को 11 बजे मैं एक मतलब अपनी कजन से अपने होटल के नीचे बात कर रही थी। अच्छा, वो बड़ा सिक्योर इस तरह से एरिया था, लेकिन मेरे जहन में वो पाकिस्तान वाला सेंस था कि यार ये तो 11 बज गए हैं और मैं यहाँ पर बाहर रोड पे चलते चलते बात कर रही हूँ। तो मैंने उसको कहा, वीडियो कॉल पे थे हम, मैंने उसको कहा अच्छा चलो मैं बाहर अंदर जाती हूँ वापस, अब कॉल पे अब कल तुमसे मुलाकात करूंगी। मैं पता ही नहीं, मुझे नहीं चला, मैं तो होटल से बाहर नीचे निकलाई और मैं वो कर रही हूँ, ये ना कोई मेरा फोन स्नैच करके ले जाए। तो कहती है तुम कहाँ खड़ी हो? मैंने कहा मैं फलां होटल के नीचे खड़ी हूँ। तो कहती नहीं नहीं, वो रुकने वाली जगह नहीं है, वहां पर कोई गाड़ियां नहीं रुक सकती, और पैदल भी जो तुम चल रही हो तो तुम देख रही होगी लोग तुमसे एक खास डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे होंगे। तो लोगों को एहसास है भाई कि उस जगह पर कोई गाड़ी खड़ी असल हो नहीं बात ये कि सकती, बाइक रुक हमारे नहीं यहाँ ना सकती। कानून की अमलदारी का मतलब ये ले लिया जाता है कि बस अवाम को जो है ना आपने बस सख्त उसमें हाँ जी। चक्की में जो है ना पीस देना है। हालांकि उसका मतलब कानून की अमलदारी का मतलब ये है कि आपके राइट्स भी उसी तरह आपको मिलेंगे हाँ जैसा आपको बिल्कुल। पनिशमेंट्स मिल रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पनिशमेंट्स ही मिल रही हैं और राइट्स नहीं मिल रहे। तो ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जब आपको बिल्कुल। राइट्स से डिप्राइव किया जाए और सिर्फ शिकंजा कसा जाए, तो वहां पर आपकी जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट शुरू होता है। वरना अगर आपको साथ ही साथ राइट्स भी मिल रहे हों तो फिर आपको रूल्स फॉलो करने में और सख्तियां बर्दाश्त करने में भी वो बुरा नहीं लग रहा होता, वो आपको लग रहा होता है कि हाँ, ये अच्छा है, इसमें फायदा ही है, डिसिप्लिन ही है। लेकिन एनीवेज और थोड़ा आप सा। देखते हैं ना सब हाँ। लोग ही कर रहे हैं। हाँ। आपको लग अच्छा, रहा होता है, आपने आप नजर आ रहा होता है आपको कि सब लोग ही कर रहे सब हैं, कर रहे हैं तो तो आपको भी हमें भी करना आपको है। बुरा नहीं हाँ लगता, बिल्कुल सही बात, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ये आपने बात की, आपके कुछ ज़ाहिर व्यूज चेंज भी हुए और बड़ी चीज़ों में ज़ाहिर इंसान ऑफ कोर्स हर कोई वक्त के साथ उसके ख्यालात बदल सकते हैं हालात वाक़यात के मुताबिक। लेकिन बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं, बहुत से और लोगों को भी ये एलिगेशंस करते हैं कि जी न्यूट्रल होना चाहिए जर्नलिस्ट को, तो और आप लोग जो हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी पीटीआई को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, या जी आप हाँ। व्यूज के लिए जो है वो इस तरह करते हैं। तो आपको लगता है कि न्यूट्रल नहीं रह पाते हम लोग, और अगर नहीं रह पाते तो वाकई ये कोई गलत है? मेरा तो भाई दिमाग में बड़ा खन्नास भरा हुआ है फिर इस बात के मुताबिक। मैं तो न्यूट्रलिटी में बिलीव नहीं करती, खासतौर पे सहाफी के हवाले से तो मैं बिल्कुल न्यूट्रलिटी में बिलीव नहीं करती, क्योंकि सहाफी का काम है आपको या आवाम को गलत बात बताए कि क्या गलत हो रहा है। अगर सहाफी तालियां बजाना शुरू कर देगा तो फिर सहाफत का काम कौन करेगा? मतलब आवाम को कैसे पता चलेगा कि भाई किसी अस्पताल में दवाइयां नहीं है? अगर मुझे अस्पताल वाला कहता है, मालिक मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आप भाई मेरी जरा तारीफें कर दें, कुछ तारीफी कलमात अदा कर दें, और मुझे अंदर से पता है कि भाई उस अस्पताल में अब मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, लाख लाख का तुम बिल बना के दे रहे हो, आम आवाम को पीस रहे हो तुम, तो ये तो मेरे जमीर के ऊपर बात आती है ना कि मैं उस सही को सही कहूंगी या गलत को गलत कहूंगी, या मैं क्या करूंगी? तो इसमें न्यूट्रलिटी से आ गई भाई। सहाफी कैसे न्यूट्रल हो सकता है? सहाफी का ये काम है कि उसने गलत चीज को गलत कहना है। आप मुझे बताएं। अच्छा, और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट और फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, हमने वो शोज भी किए हैं कि जब कोविड था और हमें पूरी दुनिया में पता था कि आलमी दुनिया में तेल महंगा हो रहा है, फिर भी हम इमरान खान के वज़रा को बिठा के ये बोंगा तरीन सवाल करते थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कि बताएं जी आपने पेट्रोल क्यों महंगा कर दिया, क्यों पेट्रोल महंगा कर दिया? हालांकि पेट्रोल सारी दुनिया में महंगा हो रहा है तो भाई पाकिस्तान में भी होगा। तो इसमें हुकूमत मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको स्टैंड लेना होता है, और अगर आप बतौर इंसान किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर मेरा ख्याल है आपका सहाफत से
दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और सारे लोग ये काम करते हैं। मतलब मुझे अभी एक बंदा बता दें जो ऑब्जेक्टिव हो पाकिस्तान की हम्म। सहाफत में, जिसने हम्म। कभी किसी के बारे में पोजीशन ना ली हो। जब इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ की बीमारी का सारा मामला आया, तो बहुत सारे सहाफी ऐसे थे, मतलब 80 से 90% सहाफी ऐसे थे जो कहते थे भाई भेज दो, बाहर भेज दो भाई, अपनी जान पे ये ना लेना, ये तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम सब खान साहब से मुलाकातें होती थी, सही। मीटिंग्स होती थी, सब उनको कहते थे खान साहब भेज दें, बाहर भेज दें, या आपकी हुकूमत के लिए गले का फंदा बन जाएगा। तो और लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोगों को इस बात का यकीन था कि भाई ये बीमारी में कुछ मामला जो है वो हम्म। गड़बड़ है। छुपे हुए हैं। और जो बात अब बाद में साबित हो गई कि भाई हम्म। वो मामला जो है वो नहीं हो क्या सकते थे थी? ना, मतलब एक आदमी की हम्म। प्लेटलेट्स इतनी कमजोर हो, इतनी गिरी हुई हो प्लेटलेट्स, और आप शेव कर रहे हैं रोजाना। मतलब डॉक्टर जो पहली चीज से आपको रोकता है वो ये कहता है कि शेव नहीं करनी, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, आपकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो कुछ चीजें तो आपको नजर आ रही होती हैं। अच्छा, उस दिन मैंने एक ट्वीट की थी, लोगों ने उस पर मुझे बड़ा पूछा कि आपको कैसे पता, आप कोई 40 साल के मेडिकल मेडिकल का तजर्बा रखती हैं। तो काश कि हमारे मुल्क में तालीम इतनी आम हो कि लोगों को अपने जिस्म के हवाले से या दूसरों के जिस्म के ह्यूमन बॉडी के हवाले से, मेडिकल की कुछ बुनियादी चीजों के बेसिक हवाले चीजें तो से पता एक हो। बड़ी अवेयरनेस हम्म। मौजूद हो। बिल्कुल। और वही बात है कि इमरान खान की बिनाई 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 ठीक है, एक तकलीफ दे मामला है कि बिनाई जा रही है या बिनाई पता नहीं किस हद तक चली गई है, हम में से कोई एग्जैक्टली नहीं जानता। गवर्नमेंट डिनाई करती है, पीटीआई कुछ बोलती है, खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हो रही। तो बिनाई का यकीनी तौर पर बहुत एक दुखी पहलू है इस सारी चीज में, मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की। लेकिन जो बात उठाने वाली है, जो लोग नहीं उठा रहे थे या जिन्होंने जिस पे सवाल हुकूमत से नहीं हुआ कि भाई आपने उनके टेस्ट कराए, वो टेस्ट की ब्लड टेस्ट की हम्म। रिपोर्ट्स कहाँ हैं, कब आप इशू करेंगे, ताकि लोगों को पता चले। चलो आप उसको कॉज तो डॉक्टर्स पता को चले उसको नहीं मिलने दे कि रहे, एक इशू आया है तो उसकी वजह क्या है। कॉज पता हम्म। चले, कॉज हम्म। पता चले आपके ब्लड में। जब आपको कोई ड्रिप भी लगाते हैं ना, तो लोग डॉक्टर्स वगैरह ये कहते हैं कि भाई देखना कि ये ड्रिप जब खत्म होने लग जाए, इस पे गौर से नजर रखना, जब खत्म होने लग जाए तो बताना है आपने हमें, तो हम हम्म। आके हटा देंगे, ताकि बॉडी जो, ताकि ब्लड फ्लो में ठीक हो। हवा ना चली जाए उस ड्रिप की वजह से, या जो भी है, जो मुझे आमतौर पर डॉक्टर्स ने बताया, ये मेरी अपनी राय नहीं है लेकिन ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया। तो इसी तरह जो ब्लड क्लॉट है, आपकी आंख तक तो वो पहुंचा, लेकिन वो इंतहाई खतरनाक है अगर वो आपके दिल तक चला जाए, वो आपके दिमाग तक चला जाए। हार्ट अटैक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ब्लड क्लॉट की वजह से आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। तो इससे बड़ी सीरियस चीज और क्या है जो आपको हम्म। इंतजार है और किसी चीज उसके का? ऊपर जो कई है वो सवाल मैंने इतना पूछे ज्यादा लोगों शोर ने। ही नहीं उठा। हाँ, यानी जो बात जहां से शुरू हुई थी कि जाहिर है जब मामलात सामने आते हैं तो आपको कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ती है, और वो पोजीशन किसी के हक में भी होती है, किसी के खिलाफ भी हो सकती है, तो न्यूट्रलिटी तो फिर नहीं रह और सकती, खास लेकिन तौर पे समीना, आ, समीना जो पिस रहा हो उस विक्टिम, मतलब उसके लिए पुराने आपके वक्तों पास। में आपको हाँ। याद होगा एक बड़ा वो इस्तेमाल होती थी टर्म, इमरान खान ने विक्टिम शेम कर दिया, विक्टिम ब्लेम कर दिया। तो अब कैसे हम विक्टिम ब्लेम और विक्टिम शेम उसी हाँ। आदमी को कर सकते हैं जिसकी आंख भी चली गई, जिस जो 3 साल से अंदर भी बैठा है, जिसकी मुलाकातें भी नहीं हो रही, तो मैं उसको कैसे विक्टिम ब्लेम या विक्टिम बिल्कुल। शेम करूं? मैं तो जाहिर है उन्हीं से पूछूंगी जिनका, जो हुकूमत में है, जो अरबाब इख्तियार है, उनसे लेकिन सवाल जर्नलिज्म उनसे की जब सवाल हम करेंगे। बात करते हैं शिफा, आपने तो लॉ पढ़ा है जहां तक मुझे पता है, तो ये सहाफत की तरफ आप क्यों कर आ गई? नहीं नहीं, मैंने लॉ से पहले मैंने मास्टर किया था मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में। अच्छा। और उस वक्त डिग्री का चूज करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त ये नया न्यू मीडिया ताजा ताजा आ रहा था, ये मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, हम्म। फेसबुक वगैरह वगैरह ये ताजा आ रहे थे। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता अभी तक भी इस किस्म की डिग्री कोई हम पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में या नहीं पढ़ा रहे, लेकिन यहाँ पर न्यू मीडिया से भी अब बात आगे चली गई, अब एआई आ गई है, एआई ड्रिवन डिजिटल मीडिया। तो मैंने मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में मास्टर किया, उसके बाद मैंने सहाफत में आके ये जो पनामा शनामा हुआ और ये सारे केसेस और हमने वेसेस कहा हुए, इतना तो मुझे केस कवर करने पड़ते हैं, खुद ही लॉ कर लेते हैं। मैंने लॉ इसी वजह से कर लिया। मुझे मेरे अच्छा। मेंटोर्स वगैरह ने ये मशवरा दिया कि आप लॉ कर लें, आपको लॉ सहाफत में बहुत सपोर्ट करेगा। और मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं लॉ अगर करूंगी तो मैं उसको कभी प्रैक्टिस भी करूंगी या नहीं, लेकिन जो हालात मैंने मीडिया के तरफ देख लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे बड़ा पहले लॉ कंप्लीट करके लॉ की तरफ ट्रांजिशन कम से कम हल्की है थोड़ी ना? बहुत कर तो लेनी हम भी कल चाहिए। को पकड़े जाएंगे तो लेकिन हमें भी कोई फ्री में लॉयर मिल जाएगा छुड़वाने के बताओ लिए। बताओ बताओ, मैं ये नहीं कह रही था, बताओ। नहीं यार, ये तो अच्छा है ना, भला हो जाएगा, हमें भी कोई फ्री में लॉयर मिल जाएगा। चलो भाई, हमें पता होगा यार, अब हम खुल के बोलते हैं, हमारे पीछे लॉयर है अपना, कोई मसला नहीं। तो वकालत, हाँ, वकालत का और सहाफत का बड़ा गहरा ताल्लुक है, है ना? खासतौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जहां पर अगले को आपने पिनलाइज करना हो हम्म। या अगले को आपने सियासत से बाहर करना हो तो आप उस पर कोई मुकदमा बना देते हैं। अब सही। खैर पुराने वालों पे तो जो मुकदमे बने वो बने, उनका जवाब आज तक बहुत सारों को नहीं मिला। अब मैं फिर ये बात कर रही हूँ, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तुमने कैसे उठाया। भाई मुझे बता दो ना, ये एवन फील्ड किसका है, मुझे बस एक दफा बता दो कि ये एवन फील्ड किसका है, तो मैं चुप हो जाऊंगी।
मुझे कोई शौक नहीं है ये भाई सवाल अब तो उठाने का। नए सवाल आ गए हैं, अब तो ये नहीं पता लग रहा वो जहाज किसने खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा। अब तो नए सवाल खड़े हो गए हैं, आप अभी तक एवन फील्ड पे रुकी हुई हैं, अगले वो भी देखिए, सवाल नहीं करने दे रहे। देखिए एवन फील्ड के ऊपर सवाल करना जायज था। अब आप दरख्तों की कटाई के ऊपर भी बात नहीं कर सकते, अब आप जहाज के ऊपर भी बात नहीं कर सकते, अब आप फलाने के ऊपर बात नहीं कर सकते, ढिमकाने के ऊपर बात नहीं कर सकते। अब बहुत लिमिटेड आप स्कोप है डिफेंस मीडिया पे भी का। बात नहीं कर सकते, आप खारजा पॉलिसी पे भी अब बात नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है उस दिन वजीर कानून खारजा ने पॉलिसी पे, ये भी खारजा बता पॉलिसी दिया पे है कि बिल्कुल जब ताजा एक खारजा वो था। पॉलिसी पे भी बात नहीं करनी। अब मैं तो सोच रही हूँ कि क्या मौसम का हाल रोज बताया करें लोगों को बैठ के जब किसी मौजू पे बात ही नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए मैं एवन फील्ड में अटकी हुई हूँ, क्योंकि आगे किसी ने मुझे बढ़ने ही नहीं देना। तो इसलिए मैं फिर उधर ही रुक गई हूँ, वहां पर ही मैं रुक गई हूँ। सही। अच्छा, क्या लगता है शिफा, हालात में कुछ तब्दीली नजर आती है? बहुत से लोग आजकल ये बात कर रहे हैं कि जी कौमी हुकूमत बन जाए, या फिर ये भी बात हो रही है कि जी इमरान खान साहब से कुछ बैकडोर कोशिशें शुरू हो गई हैं, ये वो। और वैसे भी हम देखते हैं 3-4 साल के बाद ना अक्सर ही जो हमारे वक्त की एस्टेब्लिशमेंट होती है वो कुछ नया सोचना शुरू करती है। तो आपको लगता है कि वो वक्त आ गया, वाकई कोई तब्दीली आ सकती है इस साल में, कोई इमरान खान की रिहाई का चांस, इस गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई नई फॉर्मेशन का चांस? देखिए, पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो ये चांस आपको लगता है, क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम हो गया है एक तरह से सबके लिए। एक प्रोलॉन्ग ट्रॉमा, मैं इसको कहती हूँ, एक प्रोलॉन्ग ट्रॉमा हो गया है अवाम के लिए, हुकूमत जो है उनके लिए, जो इत्तेहादी हैं उनके लिए। आ, मतलब इस्टेब्लिशमेंट अपने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट से भी तो लोग ये सवाल करते हैं ना कि भाई आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपने पहले आपने हमें बताया कि भाई ये करप्ट है, अब आप इनको उठा के ले आए, या जो भी है, जो जिस तरीके से मतलब हाइब्रिड निजाम की तो ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं, मैं हम्म। क्या कहूँ। मतलब खान साहब भी ये कहते थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं ये हाइब्रिड 2.0 है। तो हाइब्रिड में तो फिर दोनों का मिल मिलाप ही होता है ना। तो खैर वो तो खैर हम क्या ही देखें। पॉजिटिवली अगर मैं ये बात करूं तो मैंने इस साल के शुरू में, या शायद पिछले साल के शुरू में, ये कहना शुरू कर दिया था कि अब आने वाले साल में, 1 साल में या 1.5 साल में शायद खान साहब की रिहाई का कोई चांस बन सकता है किसी तरीके से। लेकिन उसका फैसला भी मेरा ख्याल है अब पार्टी के हाथ से भी चीजें नहीं है। हाँ, अलीमा साहिबा के हवाले से मैं करूंगी बात की। अलीमा साहिबा को अब आ जाना चाहिए मेरा ख्याल है सामने, बिकॉज वो बहन है, उनके ऊपर अवाम के वर्कर का कॉन्फिडेंस पार्टी से ज्यादा है। पार्टी को अलबत्ता ये गिला है कि उन्होंने इतना ज्यादा कह दिया कि भाई कोई नहीं निकलता, कोई नहीं निकलता, कि अब वर्कर हम पे ट्रस्ट नहीं करता। तो चलो फिर, जब ट्रस्ट नहीं करता तो फिर इफ यू आर ऑल ओवर द प्लेस, और आप फैमिली भी हैं, आप जाहिर है, क्योंकि देखें हर हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब लोगों को इंतजार क्या होता है कि अलीमा साहिबा क्या कह रही हैं। हम्म। कोई ये नहीं पूछता कि अब तो सोहेल अफरीदी का भी लोग नहीं पूछते कि वो क्या कह रहे हैं। खास तौर पे बात होती है अलीमा साहिबा क्या कह रही हैं, उज़मा साहिबा क्या कह रही हैं, जो उनकी बहन है हसान की वालिदा, वो क्या कह रही हैं। तो अब बहनों के ऊपर, और खान साहब ने भी अपने जो आखिरी पैगाम भिजवाया था कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज उठाएं। तो अब मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया को पता है, अगर इस चीज के ऊपर ये रुके हुए हैं कि इमरान खान मौरूसी सियासत के खिलाफ था, तो वो तो बहुत सारी चीजों के खिलाफ था ना उसके बाद। और ये स्टांस ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकलेंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई अलीमा पोजीशन पे आई हुई है तो अब अलीमा ये आगे सियासत में भी चलाएगी। अलीमा साहिबा उस वक्त तक इस सारी मुहिम का हिस्सा है जब तक खान साहब अंदर हैं। जब खान हम्म। साहब बाहर आ जाएंगे तो फिर नोबडी नीड्स अलीमा खान जैसे साहिबा या। कुलथूम नवाज साहिबा ने एक फॉर द टाइम बीइंग तहरीक लीड की थी, और उसके हाँ, बाद फिर वो दोबारा मंजर से गायब हो गई थी। तो वो हाँ, तो ये करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। अब तो कोई चारा नहीं है, ये तो होना right। पड़ेगा। और अब तो मेरा ये मशवरा होगा पीटीआई को भी। और अच्छा, मुझे पहले ऐसा भी लगता था कि नई लीडरशिप के साथ अलीमा साहिबा की कोई बातचीत हो, कोई बात ऐसे हो, कोई स्ट्रेटजी ऐसी बने। लेकिन अब मैं भी उस ओपिनियन की हामी नहीं हूं कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी बने। अलीमा साहिबा शुड हैव टू, खुद ही लीड यू करें। नो, गाड़ी ये चलानी पड़ेगी, स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना पड़ेगा अलीमा खान साहिबा को। ठीक। और जहां तक बात है कि, लेकिन फिर जब इसका मैं दूसरा पहलू देखती हूँ जो आपका सवाल है, हम्म। तो हर मर्तबा ईद से पहले ईद होने का और चांद निकल आने का और इस किस्म की बातें भी होती हैं। वो भी बड़े अरसे से हम सुनते हैं कि भाई बड़ी ईद से पहले कुर्बानी हो जाएगी, और हम्म। छोटी ईद से पहले जो है वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ईद के बाद कुछ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली इस वक्त तो जो चमगोइयां होती हैं वो तो खैर उस पर तो मैं कान इसलिए नहीं धरूंगी। लेकिन पॉजिटिवली अगर देखें तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अलीमा खान साहिबा को स्टीयरिंग व्हील और जो मेन ठीक, ड्राइविंग ड्राइवर सीट सीट पे है वो उन्हें होना चाहिए। संभालनी पड़ेगी। ठीक। हाँ, अच्छा, उनको संभालना क्योंकि पड़ेगा। आपके पास भी टाइम जरा शॉर्ट ही है शिफा, तो अब मैं सिर्फ 2-3 कुछ जरा शॉर्ट से क्वेश्चंस पूछूंगी, थोड़े से लाइटर नोट पे। आप बिल्कुल उनको जो है ना इंजॉय करते हुए जवाब दे दीजिएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। थोड़े मुश्किल लगेंगे आपको, लेकिन आपने मुश्किल में नहीं पढ़ना। तो आपने इंजॉय करते हुए उनको जो है ना आंसर कर देना है, ठीक है? तो सबसे पहले जी आप ये बताएं कि आपके ख्याल से, अच्छा कोई मशवरा देना है वन लाइनर, तो इन शख्सियात को आप क्या मशवरा देंगी, फवाद चौधरी साहब को? हक वाला,
हाथ हौला जरा, हाथ हौला। किस पे? हर चीज पे। अच्छा। खास तौर पे पश्तूनों पे, लेकिन हर चीज पे हाथ हौला। आजकल तो बहुत पश्तूनों की उनको बुराइयां ठीक। नजर आ रही हैं, लेकिन हथौला किसी भी रखें। कम्युनिटी में बुराइयां हो सकती हैं, तो आप उसको उजागर करें। हाँ, उजागर करें, बिल्कुल उजागर करें, लेकिन मैं ऐसा अवसर नहीं जाना चाहिए कि शायद आप किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक। तो हाथ वाला रखें और ठीक है। सबर करें। शाहिद फिलहाल आफरीदी। फिलहाल सबर का वक्त है सबके लिए। शाहिद शायद आफरीदी। वो शायद आफरीदी। शायद आफरीदी साहब को याद रखना चाहिए कि वो क्रिकेट मैचों में कैसे आउट हो जाते थे। हालांकि वो है मुल्क के हीरो है, मतलब मेरे भी हीरो है। लाला के मैचेस देखने के लिए हम बड़े टिकट ले लेके जाते थे हजारों के, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि वो आउट कैसे हो जाते थे। और अभी आए ही थे और आवाम ने अभी नारा लगाया ही था कि वो आउट होके जो है अभी तो वो उनके ग्राउंड कभी में आने कैच की आउट तो कभी सेलिब्रेशंस करते हो रही आउट। होती थी कि वो चले जाते थे। हाँ, कि वो वापसी का सफर शुरू कर देते थे। तो उनको ये याद रखना चाहिए, कम से ठीक कम। है। और चीज उनको जो भी है, वो अच्छा, जो भी वैसे करना चाह ऑनेस्टली रहे हैं, मैं जो भी मेरी उनकी उनके एम्स है, बारे में, लेकिन क्रिकेट के बारे में मेरी ओपिनियन ये थी कि वो, मैं उनकी बैटिंग के हवाले से कभी भी इतनी इंस्पायर नहीं थी, लेकिन मुझे उनकी बॉलिंग पसंद थी। मुझे लगता था कि वो क्रूशल टाइम पे एक दो विकेट्स जो दरमियान में निकालते थे वो बड़ी जबरदस्त होती थी। तो हाँ। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि वो एक यूजफुल प्लेयर थे, और मैं उनकी ज्यादा बॉलिंग को प्रेज करती हूँ। बैटिंग में तो बस उनका तुक्का ही होता था, लग जाता था तो लग जाता था। हाँ, तो कई होता था, चांद से होता था, सही चल बात। गए तो चल गए। चल वो गए। क्या है, वो हमारी वो कौन सी बड़ी मशहूर कहावत है, चले तो चांद तक, नहीं तो क्या है वो यार, उसको क्या कहते हैं? चले जा, कहने दे जो भी कहते हैं, आगे आगे चलते हैं। मैं आपको हम भी आगे भेजूंगी लिख चलते के, हैं। उसको आप लगा दीजिएगा स्क्रीन पे। बड़ी मजेदार कहावत है वैसे। चली तो इन चांद तक वरना शाम तक, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ऐसे है ही। उसका। अच्छा, इंजीनियर मिर्जा साहब को क्या मशवरा देंगी? दीन का इस्तेमाल ना करें। उलमा कराम तो दीन को ही तो प्रचार करेंगे ना, वो कैसे ना करें। हाँ, लेकिन अच्छा, इनके हवाले से मैं आवाम को मशवरा दूंगी कि दीन को आउटसोर्स ना होने दो। हमने किया हुआ सही था बात। बहुत अरसे से, दीन को हमने हम्म। आउटसोर्स किया हुआ था। अब दीन को अपने हाथ में ले लो, अपना दीन ठीक। अपने तक रखो और अपने मामलात खुद समझने की कोशिश करो कि अल्लाह ताला की क्या अहकामात है, सही किस बात है। हवाले से है, किस हवाले से नहीं है। अंधा एतमाद किसी के ऊपर भी, ना लीडरशिप के ऊपर, ना सियासतदानों के ऊपर, ना किसी और के ऊपर, मैं तो नहीं मानती इस चीज को। तो उलमा कराम का भी बहुत एहतराम है। उनके बगैर भी बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ सकते थे, नहीं हो सकती थी हमारे मुआशरों में। उनका बहुत रोल भी रहा है तहरीक पाकिस्तान में। उलमा का बहुत बड़ा किरदार रहा है, इससे बड़ी और क्या बात है उनके रोल के लिए। राइट। या ईरान के हवाले से हम देखें तो ईरान में उलमा का क्या रोल है, अब सारी दुनिया क्या देख बात रही है, है। ईरान ने तो सबको समझ कमाल ही नहीं आ कर रहा, दी। लेकिन सही बात। तो अच्छा, चलें हाँ। आगे। आजमा बुखारी को क्या मशवरा देंगी? हंसना है। वो ना, वो क्या करें कि जब उनसे कोई सवाल हो ना, तो उनको ऐसा समझना चाहिए कि वो सवाल उनसे कोई सहाफी नहीं कर रहा। उनको ये समझना चाहिए कि वो सवाल उन्हीं की अपनी कैबिनेट मीटिंग शीटिंग के अंदर हो रहा है, और उसमें उन्होंने अगले को बहाने बताने हैं। बेसिकली उनसे सुपीरियर्स का ये सवाल है कि उज़मा तुम फलां चीज को कैसे डिफेंड करोगी। तो अच्छा। अज़मा साहिबा ने ये बताना है उनको कि भाई मैं इसको ऐसे डिफेंड करूंगी, ऐसे डिफेंड करूंगी, ये कहूंगी, वो कहूंगी। तो वो जो बहाने बनाने वाली जो प्रैक्टिस होती है ना, जो वो अल्लाह। बिहाइंड द सीन्स करती हैं, ठीक है। उनको उनको चाहिए कि वो बिहाइंड द सीन्स के बजाय वो आगे भी कोई बहानों की प्रैक्टिस करें और खुल के करें। उनको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि आगे सहाफी बैठे हैं, रिपोर्टर्स हैं, सहाफी है, शिफा है, सबीना है, कौन है। बस वो बहाने बनाई जाए। अच्छा, शिफा ये बताएं, सफर पे जाना है, किसको साथ लेके जाएंगी? फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शेर अफजल मरवत साहब, या अजमा बुखारी? ऑप्शन यही है बस। फिरदौस साहिबा। फिरदौस आशिक, ओके। अच्छा, तोहफा देना है हाँ, ईद पर फिरदौस किस? आशिक खान। अच्छा, ईद पर तोहफा देना है, किसको देंगी? गरीदा फारूकी, बिनिश सलीम, समीना पाशा? मुझे ही दे दे यार। समीना पाशा, ये तो बड़ा आसान था वैसे, ये तो अच्छा, आपने ये आसान था। ऑप्शन बड़ा आसान सेलेक्ट किया। समीना को भिजवाएंगे भाई यहाँ से कुछ। ओके, वेरी गुड, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा जी, आपके पास एक बड़ा फैसला करने का इख्तियार है, तो इन तीन फैसलों में से कौन सा फैसला करेंगी? एक ही फैसला कर सकती हैं आप। नंबर वन, ये जंग बंदी हो जाए, जो इस वक्त जंग चल रही है। नंबर टू, ये इमरान खान को किसके रिहा साथ, करने, कौन सी वाली जंग? ये जो अभी ईरान की और ये चल रही है ना, इसराइल अमेरिका ईरान जंग जो चल रही है। अच्छा। अच्छा, दूसरा, अच्छा। इमरान खान को रिहा कराएंगी। तीसरा, पाकिस्तान का कर्ज माफ कराएंगी। इन तीनों में से एक फैसला आप कर सकती हैं, कोई भी, वो फौरन पूरा हो जाएगा। हाँ, इमरान खान को रिहा कराएंगे, कर्जे वाली सिचुएशन से भी वो खुद निपट लेंगे, और ईरान की जंग का भी कुछ ना कुछ वो हाय करेंगे। हाय, क्या बात है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि ईद किसके साथ गुजारना चाहेंगी? तीन ऑप्शंस हैं आपके पास: मोहम्मद बिन सलमान,
शाहरुख खान, डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान। मेरा ख्याल है शाहरुख खान। हाय हाय, क्या बात शाहरुख के साथ गुजारेंगे। है। शाहरुख के साथ गुजारेंगे, अभी खान साहब बाहर नहीं ना आए। और ट्रंप से तो देखिए, ट्रंप जैसों से तो कहते हैं अल्लाह दोस्ती से भी बचाए और दुश्मनी से भी बचाए। तो अच्छा इसलिए है ना ट्रंप के यार, तो मैं किसी तौर करीब ईद जाना ही मनाते नहीं हुए चाह ना रही। कमरे में बंद करके ना उसको, बंदे को बस कहीं वो गायब कर दे। ताकि ये बाहर आके उल्टे हाँ पुल्टे तो फैसले ना इसलिए। ले। सही बात है। हाँ तो इसलिए मेरा ख्याल है शाहरुख के साथ। अच्छा जी, ये बताएं कि एक लाइफ जैकेट है आपके पास और 3 लोग हैं, लेकिन एक को आप बचा सकती हैं, आपके पास अपनी है, ठीक है, उस एक उसके पास अलावा एक्स्ट्रा है। काजी फायज ईसा साहब, जरदारी साहब, या फिर फैसल वावडा साहब। जरदारी साहब। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा। अच्छा जी, ये जरदारी बताएं। साहब को बचा लूंगी, लेकिन सियासत में कभी कभार जोड़ तोड़ और इस किस्म के मामलात की जरूरत पड़ भी जरूरत जाती पड़ होती है। जाती है, ठीक वो है। जेनुइनली पाकिस्तान को जरूरत हो भी जाती है कभी कभार, तो जरदारी साहब को मैं बचा लूंगी, और बाकी जो दो हजरात हैं उनका उनका अल्लाह भला अल्लाह करे। मालिक है। ओके। अच्छा, ये मशवरा देना आपने कि किस को क्या गेम खेलनी चाहिए, ठीक है। मरियम नवाज क्या? साहिबा अगर कोई स्पोर्ट्स खेले तो कौन सी खेलनी चाहिए उन्हें, मरियम नवाज। पिंग पोंग। अच्छा। बिलावल भुट्टो। टेनिस। ओके। मौलाना फजल रहमान साहब। फुटबॉल। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताएं कि आपके ख्याल से कौन अपने काम से ज्यादा सिंसियर है, चाहत फतेह अली खान या मोहसिन नकवी साहब। बड़ा ही मुश्किल सवाल है, अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल ये है। अच्छा। टाई है इनमें, समीना आपको ये जवाब जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दोनों में शदीद टाई है। अच्छा, हम्म, दोनों ही बहुत सिंसियर है अपने काम से। बहुत सिंसियर है अपने काम से। ओके, ठीक है। चलिए, लास्टली शिफा, चूंकि टाइम आपके पास भी शॉर्ट है, तो बस कोई अच्छा सा मैसेज ईद के हवाले से, और अगर कोई आप शेर व शायरी पढ़ती हैं तो कोई शेर सुना दें, या कोई गाना सुनाना चाहती हैं तो भले गाना सुना दें, कुछ भी। कोई अच्छे से नोट के ऊपर मैं चाहती हूँ जरा आपसे खुदाफिज करें। हाँ, गाना तो रमजान में क्या, मतलब ईद पे क्या मुनासबत उसकी, तो अभी हम रमजान के रोजे गुजार के आए हैं, अल्लाह अल्लाह करके आए हैं, तो थोड़ा उसकी मुनासबत से मैं एहतरामन गाना नहीं गाऊंगी, लेकिन एक शेर है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वो क्या है, वैसे मुझे सितारों से शेरों आगे शायरी जहां, याद नहीं होती। सितारों से आगे हाँ, जहां इश्क और। से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। और ये है कि ये इसकी इसकी जो अगली एक लाइन है वो बड़ी जबरदस्त है, जो इकबाल साहब भी फिर क्या कर गए ना, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी अल्लाह निकाल लें, आप निकाल रहमत लें, कोई करे। मसला नहीं। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी, इश्क के इम्तिहान और भी हैं वाला नहीं, सॉरी, मुझे जो मैं चाह रही थी वो ये है कि वो ये है, अल्लाह भला करे आपका शेर। शेर जो मैं आपको सुनाऊंगी वो ये है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, वाह वाह वाह, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। क्या बात है, क्या बात। तो ये है कि कूद पड़ा बेखतर आतिश नमरूद में इश्क। वो तो कहते हैं ना, अब कभी कभी बाकी देखते हैं कि अच्छा है कि वो है ना कि वो क्या है, अब मुझे वो शेर भूल गया, पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी हाँ, छोड़ दे, वो वाला उसको शेर है। तनहा भी छोड़ देना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। तो वो वाला हमने वैसे खूब रेड लगा दी है शेरों की। मेरा ख्याल है इसको एंड नहीं करना चाहिए यहाँ पे। ऑल द बेस्ट शिफा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, और थैंक यू ऐसे सो ही मच। हंसती मुस्कुराती रहे, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे राब्ता रखेंगे। बहुत बहुत ईद मुबारक, और ऑल द बेस्ट। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह दोबारा होती है बातचीत। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।